नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में टांगा लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे कार्यकर्ता। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ सभी दलों से की एकजुट होने की अपील। कहा, कानूनी आधार पर चुनौती देने पर भी किया जाएगा विचार। अध्यादेश कानून बना तो किसानों को होगा नुकसान। मनरेगा मजदूरों ने सोमवार को मनाया नरेगा अधिकार दिवस। 200 दिन की रोजगार गारंटी के साथ मांगी 600 रुपए मजदूरी। मनरेगा को खेती से जोड़ने की भी सामने रखी मांग। और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैली टिड्डियों की समस्या। खरीफ की फसलों को पहुंचाया भारी नुकसान। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने उठाई किसानों को मुआवजा देने की मांग। बुलेटिन में सबसे पहले बात पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अभी इंडियन बास्केट कच्चे तेल की कीमत $42 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन बीते 23 दिनों में डीजल की कीमत 11 रुपए प्रति लीटर तो पेट्रोल का दाम 9.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। इसके खिलाफ किसानों से लेकर विपक्ष तक ने आवाज उठाई है, क्योंकि खेती से लेकर ढुलाई तक सब कुछ महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। महंगे पेट्रोल डीजल पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता तांगे और बैलगाड़ी में बैठकर पेट्रोल पंप पहुंचे और प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग की। आज देश की राजधानी दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में तो पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर को पार कर गई है। 25 मार्च के लॉकडाउन के बाद मोदी सरकार ने पिछले 3 महीनों में 22 बार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। डीजल की कीमत 11 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 12 पैसा प्रति लीटर और बढ़ा दी। लगातार जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की तेल की कीमतें घट रही हैं, वहीं कोरोना संकट काल के समय मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को और कुछ नहीं सूझ रहा है, केवल अपना भार जो है उपभोक्ताओं के ऊपर डाल दें, यानी कि उपभोक्ताओं की जेब से पैसे निकालकर भारत सरकार अपने खजाने में डाल दे। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। इस बीच उत्तर पश्चिम भारत में जहां मॉनसूनी बारिश कुछ कम हुई है, वहीं पूर्वोत्तर हिस्से में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने 4-5 दिनों के बाद पंजाब और हरियाणा इलाकों में भी मॉनसूनी बारिश में तेजी आने की बात कही है। अभी जो आपका मानसून ट्रफ की पोजीशन है ये क्लोज टू फुटहिल्स है और आने वाले 4-5 दिनों में यही पोजीशन रहने वाली है। उसके प्रभाव से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वाइड स्प्रेड एक्टिविटी में 75% स्टेशन से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रहने की उम्मीद है और उसके साथ हैवी टू वेरी हैवी फॉल बिन 10 से 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्टिविटी स्पेसिफिक बिहार में आने वाले 2 दिनों में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये एक्टिविटी आने वाले 4-5 दिनों में कंटिन्यू रहेगी। और बिहार में 2 दिनों के बाद थोड़ी रेनफॉल की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो अभी ये है सबड्यूड रेनफॉल एक्टिविटी है, मीन ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो रही, हल्की रेनफॉल हो रही है और यही सिनेरियो आने वाले 4-5 दिनों में चलता रहेगा। और उसके बाद जैसे ही मानसून ट्रफ थोड़ा उसकी पोजीशन चेंज होगी, साउथ की तरफ आएगा, तो वी मे एक्सपेक्ट रेनफॉल एक्टिविटी ओवर ये पंजाब, हरियाणा
सीजन में फिर आना, थोड़ा एक्टिविटी इंक्रीज होगा। मॉनसून बारिश के साथ साथ खेती ही नहीं, टिड्डियों का संकट भी रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन बीते 3 दिनों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टिड्डियों के कई दल देखे गए हैं। बीते करीब 1.5 महीने से ये टिड्डी दल पाकिस्तान सीमा से और हिंद महासागर पार करके भारत पहुंच रहे हैं। मई में टिड्डियां राजस्थान से होकर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई थी। लेकिन तब तक खरीफ की फसलों की बुआई नहीं होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं कर पाई। लेकिन अभी खरीफ की फसलों की बुआई हो चुकी है। ऐसे में टिड्डियों का ये हमला खेती किसानी को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जो टिड्डी है ट्रेडिशनली सर्दी का कीट है, किंतु इस साल ये जो गर्मी के अंदर टिड्डी आई है उसका मेन कारण है कि इन्होंने अपना ब्रीडिंग सेंटर जो पहले अफ्रीकन कंट्रीज केवल होता था या अरेबियन कंट्रीज होता, उसको चेंज करके पाकिस्तान और इसके अफगानिस्तान की सीमा और अफ्रीका को बना रखा है। तो वहाँ से उड़ता हुआ कीट है ये आ रहा है। ये जो कीट आया था 93 के बाद में बहुत लंबे समय से आया, तो इसकी तैयारियां भी बीच में जो रिसर्च इस पर होनी चाहिए थी वो हो नहीं सकी। हरियाणा में टिड्डी से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग तेज हो गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पेशल गिरदावरी कराने और किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम और मेवात में टिड्डी से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। टिड्डी दल आज पाकिस्तान से राजस्थान से आज हरियाणा में पहुंचा है और काफ़ी 8 किलोमीटर लंबा ये दल है। उसने जो है रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांवा, मेवात, महेंद्रगढ़ इस जिले में भारी नुकसान किया है और मेरा सरकार से तुरंत आग्रह है कि फौरन गिरदावरी कराकर लोगों को जो है उनके नुकसान की भरपूर्ति की जाए और कंपनसेशन दिया जाए। मंडी व्यवस्था और कॉन्ट्रैक्ट खेती से जुड़े केंद्र के अध्यादेशों का मुद्दा पंजाब में लगातार गरमाया हुआ है। बीते हफ्ते सर्वदलीय बैठक करने के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि इन अध्यादेशों को कानूनी आधार पर चुनौती देने के बारे में विचार किया जाएगा। उन्होंने सभी दलों से किसानों के हित के लिए एकजुट होने की अपील की। लीगल एस्पेक्ट वेदर सी चैलेंज कर सकते हैं ना, वो मैं चेक करना पड़ेगा। बट यू नो जैसे उन SY बिल असी पास किया, but Delhi doesn't agree. Finally, it's a central subject. They are taking it. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਜੀ's ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP should be done away with and the Food Corporation of India should be done away with. That means MSP ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਅਵੇ ਫਰਮ ਅਸ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਐਨ ਐਕਟ ਐਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ MSP ਪਾਸ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੜਦੇ। ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ BJP ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਾਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। केंद्र सरकार ने इन अध्यादेशों के जरिए किसानों और व्यापारियों को मंडी परिसर के बाहर कहीं भी फसल बेचने और खरीदने की छूट दे दी है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल एक्ट को मंजूरी देने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक लिमिट की शर्त हटाने के अध्यादेश भी लाए गए हैं। किसान नेता इसे MSP पर फसलों की सरकारी खरीद से दूर हटने वाला कदम मान रहे हैं। MSP पर जो दुबता चल रही है, ये दुबता नहीं है। केंद्रीय सरकार ने जो 3 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं वो MSP को खत्म करने के लिए किए हैं और एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंटर का MSP खत्म करने जा रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं कि हम MSP देंगे। MSP लिस्ट कर देना और निश्चित कर देना MSP नहीं होता। MSP का मतलब होता है कम से कम ये दाम है, इस दाम पर हम जो भी किसान गेहूँ लेकर
मंडी में आएगा उसको हम उठाएंगे और खरीदेंगे। इस खरीदने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अभी तो 8-10% से ही इंडिया में किसानों से ये खरीद रहे हैं, और वो भी सिर्फ गेहूं और जो चूना है उसको ही खरीद रहे हैं, और फसलें सभी है उसको आधा कीमत में। अभी मक्की का नहीं मिल रहा, मूंगी का नहीं मिल रहा, सनफ्लावर का नहीं। कांग्रेस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, एमएसपी को लागू कराने के लिए संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष सभी किसान संगठन करेंगे। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि इसको हम जुडिशरी में लेकर जाना चाहते हैं कोर्ट में, तो उसका फंडामेंटल राइट है कि अगर आप कमीशन बैठाते हैं और कमीशन निश्चित करता है, उसका एक फार्मूला होता है, उस पर कॉस्ट प्राइस बनता है, उस कॉस्ट प्राइस को आप एमएसपी डिक्लेयर करते हैं तो उसको खरीदना भी चाहिए। इसको गारंटी होना चाहिए किसान को, जिसने बोया है उसका माल बिकेगा और गवर्नमेंट खरीदेगा, और इसको जुडिशरी में जा सकते हैं और ले जाना चाहिए। ये अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं चना में लाखों रुपए की धांधली सामने आई है। श्योपुर जिले में सरकारी खरीद का 30 लाख रुपए का गेहूं और 33,60,000 रुपए का चना सरकारी खरीद केंद्रों से अब तक गोदामों में नहीं पहुंचा है। गेहूं और चने की इस खरीद में हेरफेर के कारण करीब 2,000 किसानों को अब तक भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं हरदा जिले में भी 1,36 लाख रुपए के चने की धांधली होने का मामला सामने आया है। सहकारी समिति चौकड़ी में गलत बिल बनाकर चना खरीदी में धांधली किए जाने का आरोप है। अधिकारी इस मामले की जांच करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस धांधली को लेकर शिवराज सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि बीते साल गड़बड़ी सामने आने पर इस समिति को खरीदी केंद्र ना बनाने की सिफारिश की गई थी, फिर भी राजनीतिक दबाव में इसे दोबारा खरीद का काम सौंप दिया गया। वहीं किसान नेता राम इनानिया ने शिवराज सरकार से पूछा है कि जब गेहूं चना गायब करने वाले अधिकारी आपके हैं तो किसानों का भुगतान क्यों रोका गया है। देखा जाए तो ये गलती अधिकारियों की है, क्योंकि किसानों ने तो अपनी फसल तुलवाई है। अब गबन अधिकारियों के द्वारा किया गया तो उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे एक मामला हरदा जिले का है, जहां पर 1 करोड़ की फसल का गबन हुआ है, और कहीं ना कहीं ये मिलीभगत अधिकारियों से लेकर नेताओं तक सबकी मिलीभगत में काम होता है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। ऐसे समय में सरकार को जल्द से जल्द सबसे पहले तो किसानों का जो भुगतान अटका हुआ है वह समय से किसानों को दिया जाए, और दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। मनरेगा मजदूरों ने सोमवार को नरेगा अधिकार दिवस मनाया। इसके जरिए मनरेगा की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपए करने, 200 दिन का रोजगार देने, मनरेगा को खेती से जोड़ने और मनरेगा के कामों का फैसला करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपने की मांगे उठाई। बीते दिनों राजस्थान में मजदूरों ने मनरेगा में 200 दिन के काम की गारंटी देने के मांग के साथ आंदोलन भी किया था। दरअसल लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में लोग शहरों से गांव लौटे हैं। इससे अकेले जून में मनरेगा के तहत काम की मांग में 85% का उछाल आया है। इससे मजदूरों को सालाना मिलने वाले काम के दिनों की संख्या घटने की आशंका भी है, क्योंकि बीते साल 100 दिन के रोजगार की गारंटी के बावजूद लोगों को औसत 41 दिन का ही रोजगार मिल पाया था। इस बीच झारखंड सरकार ने शहरी गरीबों के लिए मनरेगा जैसी ही एक रोजगार गारंटी योजना लाने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत शहरों में अकुशल मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अगर किसी मजदूर को काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे इसके एवज में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये बेरोजगारी भत्ता पहले महीने की न्यूनतम मजदूरी का 1/4 होगा, दूसरे महीने में न्यूनतम मजदूरी का आधा और तीसरे महीने में न्यूनतम मजदूरी के बराबर ही होगा। और नरेगा अधिकार दिवस मना रहे हैं जो नरेगा के कार्यकर्ता हैं, जो लोग काम करते हैं इस योजना के तहत। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता, नरेगा कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। हमारे साथ जेम्स हैं जो कि नरेगा वॉच के कन्वीनर हैं, और हमारे साथ सुरेश राठौर हैं वाराणसी से। जेम्स झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं सुरेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि मनरेगा
की जो दैनिक मजदूरी हमने या महिलाओं को कहते सुना कि वो चाहती हैं कि उनकी मजदूरी बढ़े, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। वो बोल रही हैं कि बहुत सारे लेवल पर दिक्कतें हैं और उनको हर हाल में काम चाहिए। आज जब नरेगा अधिकार दिवस मना रहे हैं तो आपकी पहली टॉप 3 क्या प्रायोरिटीज हैं, लोगों की क्या जरूरतें हैं? देखिए, आज नरेगा अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और उसके तहत हम लोग 3 मांगे कर रहे हैं। पहला ये है कि जो मजदूर हैं उनको कम से कम जो है कि 600 रुपये मजदूरी दिया जाए। दूसरा हम लोग मांगे कर रहे हैं कि मजदूरों को, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक दिन में, एक साल में 200 दिनों का काम मिलना चाहिए। और तीसरा ये है कि जो योजनाएं हैं, कौन से काम नरेगा के अंतर्गत लिए जाएंगे, उन कामों का चयन ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को करने देना चाहिए। क्योंकि ऊपर से जो योजनाएं बन के आती हैं उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो स्थानीय लेवल पे वहां पर उस काम का जो है कि वो काम नहीं होता है, जिसकी वजह से लोगों को काम, भले ही लोग बार बार काम का आवेदन करते हैं लेकिन उनको काम मिलने में कठिनाई होती है। जो आपने ये मांग रखी है कि दिहाड़ी फिलहाल 200 रुपए के आसपास है और इसको बढ़ाकर 600 रुपए की मांग, आपको लगता है कि सरकार इस मांग को सुनेगी? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम रोजगार कल्याण योजना भी लॉन्च की है, उसके तहत भी बात हो रही है कि एक बजट दिया गया है और ऐसे 25 काम चिन्हित किए गए हैं जो कि मोर और लेस मनरेगा के ही तरीके वाले काम हैं। अब इससे आपको क्या लगता है कि वहां पर जो तमाम इलाके हैं, 31 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनमें क्या किसी तरह का कंफ्यूजन फैल रहा है? लोग ज्यादा से ज्यादा इस योजना में जाना चाहते होंगे क्योंकि वहां दिहाड़ी शायद ज्यादा है, यहां पर दिहाड़ी 200 रुपए के आसपास है। किस तरह की स्थिति बन रही है? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश किया कि ये जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है अपना योजना, किस किस तरीके के प्रावधान हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ आपको तक नहीं पहुंचा हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम लोग ये बात कोई नहीं है कि 600 रुपये मजदूरी किया जाए, बल्कि सरकार खुद चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसका मजदूरी 6 रुपए से 8 रुपए के बीच में है। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो मनरेगा मजदूर हैं, ये जो है कि देश को विकास की तरफ ले जाते हैं, देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनको कम से कम एक दिन की मजदूरी 600 रुपया मिलना चाहिए। आपने खेती से भी जोड़ने के लिए, मनरेगा मजदूरों को खेती से जोड़ा जाए, ये एक प्रबल मांग है। किस तरह के काम आपके जहन में हैं, किस तरह के सुझाव हैं खेती के लिए? देखिए, खेती को से अगर मनरेगा को नहीं जोड़ा जाएगा तो जो आपने शुरू में ही बताया कि करीब 41 दिनों का औसत काम लोगों को मिला है, हालांकि ये उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति और खराब है। तो मेरा अपना मानना यह है कि अगर नरेगा को खेती से जोड़ा जाए, जैसे कि जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 5 बीघे से लेकर 10 बीघे तक जमीन है, उन जमीनों को खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार हर साल जून, जुलाई, अगस्त के महीने में बड़े लेवल पे पौधे लगाने का काम करती है और उन पौधों को नर्सरियों से, प्राइवेट नर्सरियों से खरीदने का काम करती है। हम ये बात कह रहे हैं कि उन नर्सरियों में, उस तरीके के नर्सरी को छोटे जो किसान हैं उनके जो है कि 5 बीघे से जमीन पर उनको लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, नरेगा से उनको फंड दिया जाए। हम एक बात और कहते हैं कि जो हम खेती से जोड़ने की बात करते हैं, तो ये है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उन लोगों के खेतों में जो आयुर्वेदिक औषधि है, उन औषधियों को, जैसे अश्वगंधा की खेती है, मूसली की खेती है, सतावर है, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो किसान हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि लोगों को एक तो काम भी मिले, पर उसके बदले ये है कि ये जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों का खुद का जो है कि जीवन यापन अच्छा हो सके। और हमारे साथ झारखंड से जेम्स हेरेंज हैं जो कि नरेगा वॉच के कन्वीनर हैं उस राज्य के। जेम्स, ये बताएं कि इतने बड़ी तादाद में लोग शहरों से गांव लौटे हैं। अकेले जून में अगर मनरेगा के तहत काम की बात करें तो 85% का उछाल देखा गया है। आज नरेगा अधिकार दिवस पर आपकी किस तरह की मांगे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना का इतना बड़ा त्रासदी है जो वैश्विक त्रासदी के साथ साथ देश के लिए भी त्रासदी है, और अभी तक केंद्र सरकार ने इसके दिनों को बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। यह अपने आप में एक सवालिया निशान है मजदूरों के प्रति। तो आज नरेगा अधिकार दिवस के माध्यम से
ये देश के मजदूर, खासकर झारखंड के मजदूर ये मांग कर रहे हैं कि कानून में संशोधन ये किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति 200 दिन लोगों को काम की गारंटी की जाए। दूसरी बात है कि 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के हिसाब से आप मनरेगा मजदूरों को भी मिनिमम 600 दिन प्रतिदिन काम के बदले मजदूरी दीजिए। और तीसरा बहुत स्पष्ट है कि मनरेगा कानून की धारा 16(1) में कहा गया है कि मनरेगा स्कीमों का प्रस्ताव, मनरेगा स्कीमों का चयन सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभाएं करेंगे। तो ग्राम सभा और वार्ड सभा के माध्यम से ही योजनाओं का चयन हो, ना कि ऊपर से थोपा जाए कि आपको इस साल ये करना है, अगले साल सिर्फ डोभा करना है, अगले साल सिर्फ तालाब खोदना है। ये सरकार को करने का राइट कहीं पे नहीं है। एक और बात बताएं कि शहरी रोजगार गारंटी योजना भी शुरू करने जा रहा है झारखंड। इसकी काफी बातचीत हो रही है, इसको लेकर मार्केट में बहुत सुगबुगाहट है। ये बताएं कि इसमें बोला जा रहा है कि मनरेगा के ही तर्ज पर होगी और इसमें 40% दिहाड़ी ज्यादा होगी। अब इसका किस तरह का असर आप होता देखते हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब गांव में जो लौटे हैं वो किसी भी हाल में वापस शहरों की तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन इस रोजगार योजना के जरिए जो आसपास के छोटे छोटे शहर हैं गांव के पास, वहां पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अच्छी बात है, बेहतर दिहाड़ी देने की बात है। इससे किस तरह के आप इम्बैलेंसेस देखते हैं ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार के इस कदम का हम स्वागत करना चाहेंगे। अगर ये ईमानदारी से इस दिशा में काम करना चाहती है तब, और इसको एक लीगल फ्रेम में ले जाना चाहती है ईमानदारी से, तब इसका हम डबल स्वागत करेंगे। मैं इसलिए कानूनी फ्रेम की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर मनरेगा की तरह झारखंड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना लाया जाता है और इसमें कानूनी चीजें दरकिनार हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि मजदूरों के हितों को काफी नुकसान होगा। उदाहरण के लिए कि कानून आपका ग्रेजुएटी कानून भी है 1972 का, कानून आपका बोनस का कानून भी है 1972 का, मातृत्व भत्ता भी है 1972 का, उसी तरीके से मजदूर भुगतान अधिनियम 1936 है, समान मजदूरी भुगतान संधाय अधिनियम 1948 है। इस तरीके के जो मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए करीब 45 कानून है। अगर इस झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में इनको समाहित अगर किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, एक पूरे देश के लिए एक संदेश जाएगा। लेकिन मुझे अगर नरेगा की तरह सरकार ये बोलती है कि नरेगा की तर्ज पर हम एक शहरी रोजगार गारंटी कानून लाएंगे, तब मुझे एक शंका जाहिर करना पड़ता है, क्योंकि नरेगा में एक बड़ी गलती जो हुई है, एक तो न्यूनतम मजदूरी को लेकर के कहा गया और आज राज्य में सबसे कम मजदूरी है। दूसरी बात है कि ये अगर मजदूरों के लिए कानून था नरेगा, तो इसको श्रम मंत्रालय से इसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संचालित हो रहा है, तो यहाँ पे मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है। तो ये गलती आपका राज्य जो कानून बना रहा है उसमें भी संभावना है, तो इनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो शंका जाहिर है कि जो शहरों में इस तरह के कानून के हिसाब से ज्यादा दिहाड़ी दी जाएगी। देखिए, ये यहाँ मैं झारखंड में रहता हूँ और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, जो उस जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर और कहीं कहीं तो जहाँ साधन है वहां पे 20-25 किलोमीटर तक मजदूर आते हैं शहर में और दिन भर करके काम करके शाम को वापस जाते हैं। तो ये एक तरफ अभी तक जो घोषणा है उसका जो छोटा मोटा स्क्रिप्ट तैयार हुआ है, छोटा मोटा ड्राफ्ट तैयार है, उसमें कहा गया है कि जो नरेगा मजदूर हैं उनको इसमें हम काम करने नहीं देंगे, काम करने के लिए शामिल नहीं करेंगे। तो उनका जो हित है, मतलब आज जो उनको रोजगार मिल रहा है, फिर उनको तो वंचित होना पड़ेगा। तो ये जो टकराहट होगी, आज भी नरेगा में कम मजदूरी के चलते ही लोग शहर आते हैं, नहीं तो गांव में बेहतर मजदूरी मिलती तो क्यों शहर आते हैं। तो वो रोजी उनकी छीन जाएगी। तो ये टकराहट होगी कि आप शहर के लोगों को क्यों दे रहे हैं और हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो शहर का भी जो श्रमिक वर्ग है वो थोड़ा काम करता है, लेकिन अधिकांश संभालता है आपका गांव का जो मजदूर, आसपास के मजदूर हैं, वही लोग पूरा शहर के काम को संभालते हैं। तो उनके अवसर छीन जाएंगे, ये हमको लगता है संविधान विरोध भी होगा अगर आप किसी से रोजगार छीनते हैं तो। जी
जी शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। सुरेश जी, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि कहा गया है उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को पछाड़ दिया है। मनरेगा मजदूरी की बात करें तो जो मजदूर हैं उनको इतना काम मिल रहा है, कितनी सच्चाई है इस तथ्य में? क्योंकि लोगों का कहना है कि काम, एक ही काम जो वो 10 दिन में खत्म करते थे, वो अब इतने ज्यादा लोग हैं कि वही काम 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो लोगों के पास कुल मिलाकर हाथ में मजदूरी बहुत कम आ रही है। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार का सब आंकड़ों का खेल है और अभी भी जो जमीन की स्थिति है, जमीन पर जो स्थिति है वो यही है कि लोगों को 10 से 15 दिनों का काम इस पूरे लॉकडाउन में मिला है। अगर आप देखेंगे, हमने कुछ आपको वीडियो भी भेजा हुआ है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो महिलाएं बता रही हैं आपको कि 10 से 15 दिनों का काम मिला है। दूसरी बात यह है कि देखिए, पहले चूंकि कभी भी ग्राम पंचायतें मनरेगा के तहत जो आवेदन होता है, उनका डिमांड जो किया जाता है, वो डिमांड कभी लिया नहीं जाता है। ये लोग इस तरीके का भी देखने में आ रहा है कि ये लोग अपने से बहुत अधिक मजदूरों का डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद उनका मास्टर रोल निकाल रहे हैं और वास्तव में वर्क साइट पे कम ही लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब आंकड़ों का खेल है। अच्छा होता अगर सभी मजदूरों को जितना संख्या दिखाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग भी इस मनरेगा के तहत काम में आ रहे हैं, चाहे वो बीए हो, एमए हो, तमाम जो प्रशिक्षित टेक्निकल मतलब जिसे कहना चाहिए ब्लू कॉलर जॉब्स जो करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मनरेगा के तहत काम लेने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, अब वो हो सकता है कि सरकार इस बात पे अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन अगर अभी तक यही जो है कि पढ़ा लिखा वर्ग जाके दूसरे शहरों में मजदूरी करने को बाध्य था और आज ये कह रहे हैं कि यही लोग जो है कि आके नरेगा में काम कर रहे हैं, तो ये कितना इसमें सच्चाई है वो हम आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो निश्चित रूप से आज काम करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन हम इसको इस भी तरीके से देखते हैं कि ये सरकार की एक तरीके से फेलोटी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को रोजगार से आज तक जोड़ नहीं पाई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।